नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं राज सर आपके बीच में फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ प्यारे बच्चों। और आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और मध्यकालीन भारत का इतिहास आपके बीच में चल रहा है। 2 लेक्चर हो चुके हैं और तीसरा लेक्चर है। ठीक है बच्चों। और आज तुम्हारा जो तीसरा लेक्चर है वह दिल्ली सल्तनत के बारे में है। ठीक है। और इसके पहले जो हमने प्यारे बच्चों जो आपका जो लिया है लेक्चर, वह आपका कहाँ से था? मध्यकालीन भारत, इस्लाम के उदय और मोहम्मद साहब का इतिहास। तो सबसे पहले इसमें हमने पहला टॉपिक इस्लाम के उदय और मोहम्मद साहब के इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ लिए। ठीक है। इसके बाद आपके मोहम्मद गोरी के बारे में, यानी कि तुर्कों के आक्रमण में के बारे में, ठीक है बच्चों, तो इत्यादि के बारे में हम लोगों ने अरबों के आक्रमण के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। तो आइए अब आगे देखते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत ये कहाँ से स्टार्ट होता है बच्चों? 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक। दिल्ली सल्तनत 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक चलता है। ठीक है। ये लगभग 320 वर्ष यहाँ के शासकों ने क्या किया? दिल्ली पर शासन किया। तो दिल्ली सल्तनत जैसा कि नाम से क्लियर है कि दिल्ली पर शासन किया है। ठीक है। पूरे भारत पर शासन किया है। तो ये इसमें 5 राजवंशों ने अपना ये शासन किया। तो इसमें सबसे पहला कौन है बच्चों? गुलाम वंश है। क्या है? गुलाम वंश है। दूसरा क्या है? खिलजी वंश है। ठीक है। आइए देखते हैं। तो दिल्ली सल्तनत के बारे में देख लेते हैं। ये 5 वंशों ने काम किया। कैसे कैसे? पहला है आपका गुलाम वंश, दूसरा है खिलजी वंश, तीसरा है तुगलक वंश, चौथा है सैयद वंश और पांचवा है लोदी वंश। ठीक है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। ठीक है। तो इसको याद कर लीजिएगा। इसका ट्रिक है प्यारे बच्चों, गुल खिले तो सै लो। देखिए यहाँ से गुल, यहाँ से गुल, खिले से खिलजी से खिले, गुल खिले, तुगलक से तो, गुल खिले तो सै, सैयद से सै, लो से लोदी, गुल खिले तो सै लो। ठीक है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। प्यारे बच्चों इनका क्रम ही ऐसा है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। गुलाम वंश का दूसरा नाम क्या है? दास वंश या मामलुक वंश। ठीक है। गुलाम वंश जो पहला आपका जो वंश रहा, राजवंश रहा है गुलाम वंश, इस गुलाम वंश को दूसरा नाम क्या है? दास वंश कहते हैं या मामलुक वंश कहते हैं। ठीक है। इसका डिटेल अभी आगे हम देखेंगे। इसके बाद है खिलजी वंश। ये कब से कब तक प्यारे बच्चों रहे? 1206 से लेकर के 1290 तक, यानी कुल 84 साल तक। ठीक है। 1206 से लेकर के 1290 तक, यानी कुल टोटल 84 ईयर। खिलजी वंश, इसके बाद कौन सा वंश आया? खिलजी वंश 1290 से लेकर के 1320। ठीक है। तो देख लेंगे तो आपका 90 और 1320 यानी कि 10, यानी लगभग कितना? ये 30 वर्ष। हाँ। और इसमें कितने शासक थे? 4 शासक। और इस गुलाम वंश में कितने शासकों ने राज्य किया या शासन किया अपना? तो 11 शासकों ने। और इस पे खिलजी वंश में 4 शासक। तुगलक वंश कहाँ से स्टार्ट होता है? 1320 से लेकर के 1414 तक। और ये कितने साल किया? देख रहे हैं, 94 वर्ष। मतलब एक सैकड़ा मार दिया, यानी कि 94 वर्ष इन्होंने अपना शासन किया। और इसमें कितने शासकों ने मिलकर के 94 साल शासन किया? 8 शासकों ने। आगे देखिए सैयद वंश, फिर 1414 से लेकर के 1451, 37 साल। कितने शासक? 4 शासक। ठीक है। लोधी वंश फिर 1451 से लेकर के 1476 साल है बच्चों। ठीक है। 1560 है। ओके, 1560। ठीक है। और इस पे कितने लोगों ने काम किया? 3 शासकों ने। ठीक है। इसको देख लीजिए। तो एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे अधिक जो दिल्ली सल्तनत है, सबसे अधिक किसने शासन किया? तो देख लीजिए, यहाँ पे 84 साल है। यहाँ पे क्या है बच्चों? यहाँ पे 84 साल है। यहाँ पे आपका कहाँ गया? ये 94 94। और तो क्लियर हो जाएगा। नंबर 1 पे क्या हो जाएगा? ए, यानी कि कौन सा? गुल खिले तो तुगलक वंश। क्या हो जाएगा? तुगलक वंश किसने कितना था? 94 ईयर। फिर इसके बाद कौन सा नंबर 2 पे आपका है? गुलाम वंश है। फिर तीसरे पर कौन सा है? ऊपर से बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो 37 है, आपका 76 है, और क्या है? 30 है। तो निश्चित रूप से 76 वाला आ जाएगा, यानी कि लोधी वंश। तुगलक वंश, गुलाम वंश, फिर आपका लोधी वंश, और क्या हो जाएगा? और फिर 30 है, 37 है, फिर सैयद, फिर लास्ट में क्या जाता है? आपका खिलजी वंश। ठीक है। तो
आइए देखते हैं। ठीक है, देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है बच्चों, अवरोही क्रम पूछ देगा। क्या पूछ देगा? अवरोही क्रम में क्या होगा? अवरोही मतलब बड़े से छोटे की ओर, यानी कि सबसे अधिक से कम की ओर। तो वही है आपका, देख लीजिए। तुगलक वंश हो जाएगा, गुलाम वंश, लोदी वंश, फिर सैयद, फिर आपका खिलजी। ठीक है। 94 वर्ष, 84, 76, 37 और 30। आरोही क्रम पूछ लेगा तब छोटे से बड़े की ओर, तो उसी का उल्टा हो जाएगा। खिलजी वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, गुलाम वंश और तुगलक वंश। ठीक है, इसको रट लीजिएगा। ठीक है। तुगु, देखो मैंने छोटा सा एक ट्रिक बनाया है। तुगु लोस खी, हाँ, तुगलो सखी, ऐसे याद करो। तुगलो, फिर यहाँ से सखी, है ना, सहेली सहेली होती ना सखी, तुगलो सखी। तू से तुगलक वंश, गु से गुलाम वंश, लो से लोदी वंश, तुगलो, तुगलो सखी। बस ये याद कर लीजिए। ये अवरोही क्रम याद रखिएगा। क्या है ये? अवरोही क्रम मतलब बड़े से छोटे की ओर, अधिक शासन काल करने से लेकर के कम शासन काल तक। तुगलो सखी, तू से तुगलक वंश, गु से गुलाम वंश, लो से लोदी वंश, स से सैयद वंश और खी से खिलजी वंश। तुगलो सखी। और ये वर्ष नहीं पूछेगा, 94 साल, 84, ये कभी नहीं पूछेगा। ठीक है, आगे आइए अब इनके बारे में देख लेते हैं बच्चों, क्या है डिटेलिंग। गुलाम वंश है। गुलाम वंश को गुलाम वंश इसलिए कहा गया क्योंकि इस वंश के शासक स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न होते थे। गुलाम वंश को गुलाम वंश इसलिए कहा गया, स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न होते थे, इसलिए दास या गुलाम कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि ये जो बच्चे होते थे, ये इनके माता पिता अपने बच्चे को जन्म देते थे, और जन्म देने के बाद क्या है, इनको ऐसे ही लावारिस छोड़ देते थे। तब इनको कोई व्यक्ति ले गया, इनको क्या करता था, किसी को दे देता था, और वहां पे जिसके पास पैसा धन होता था उस बच्चे का पालन पोषण करते थे। तो और फिर बाद में जैसे ही वो बच्चा फिर बड़ा हो जाता था, तो उसको क्या करते थे, जाकर के बाजार में, दासों का एक बाजार लगता था, जिस प्रकार से इस समय या पहले भी बाजार वगैरह लगता है, खाद्य सामग्री का, हर चीज का। हाँ, तो दासों का भी बाजार लगता था, और वहां पे इनको क्या हो जाती थी, इनकी एक अच्छी खासी बोली लगती थी। और इसके बाद जो इनका मालिक होता था, दास का जो मालिक होता था, गुलाम का जो मालिक होता था, उसे एक अच्छा खासा रकम या पैसा मिल जाता था। तो ठीक है बच्चों, तो इनके माता पिता कैसे होते थे, स्वतंत्र होते थे। इतिहास का हबी हबीब उल्लाह, याद रखिएगा, इतिहासकार हबीब उल्लाह के ने मिस्र, मिस्र यानी कि इजिप्ट, क्या हो जाएगा बच्चों, EGYPT, इजिप्ट। ठीक है, इजिप्ट यानी कि इतिहासकार हबीब उल्लाह ने मिस्र के इतिहास का व्यापक स्वतंत्र रूप से अध्ययन किया। कहाँ का? मिस्र, यानी कि इंग्लिश में से इजिप्ट बोलते हैं। तो हबीब उल्लाह एक इतिहासकार थे जिन्होंने मिस्र के इतिहास का व्यापक रूप से अध्ययन किया, और यह पाया कि यहाँ के शासकों को मुमलुक कहा जाता है, सॉरी मामलुक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो मिस्र है, तो मिस्र के जो भी वहाँ के जो गुलाम हुआ करते थे, तो वहां पर एक स्पेशल टर्म यूज किया जाता था, जिसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, मामलुक। तो आप दास वंश कहिए, गुलाम वंश कहिए, या मामलुक वंश कहिए, तीनों मतलब एक ही होता है। तो एक नया टर्म आपको मिल गया। हो सकता है क्वेश्चन कि मामलुक किस वंश से संबंधित है, तो आप क्या बताएंगे, दास या गुलाम वंश से। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। इसलिए उन्होंने भारत में गुलाम वंश के शासकों को क्या बोला था, मामलुक बोला था। किसने कहा था? हबीब उल्लाह ने कहा था। एक इतिहासकार थे, याद रखिएगा नाम। क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है कि दास वंश को या गुलाम वंश को मामलुक शासक किसने कहा था, तो आप बताएंगे इतिहासकार हबीब उल्लाह ने। ठीक है, आइए आगे। गुलाम वंश के शासकों ने दिल्ली सल्तनत में दूसरे सर्वाधिक समय तक शासन किया था। नंबर 1 पे कौन थे, बताए अभी पीछे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश। तो सबसे नंबर 1 पे कौन सा था? तुगलक वंश। क्या था बच्चों? तुगलक वंश था। ठीक है, और नंबर 2 पे कौन था? गुलाम वंश। चलिए उसको आगे देखिएगा। इस वंश में कुल कितने शासकों के बारे में हमको पढ़ना है बच्चों? 11, याद रखिएगा। इस वंश में हमें 11 शासकों के बारे में अध्ययन करना है। और कौन कौन है, आइए उनको देख लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ से देख लीजिए। ये आपके हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। सबसे पहले कौन है बच्चों? सबसे पहले कौन है? सबसे पहले कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर उसके बाद कौन है? आराम शाह। फिर कौन है? इल्तुतमिश। फिर कौन है? रुकनुद्दीन फिरोज। फिर कौन है? रजिया सुल्ताना। यही रजिया सुल्ताना किसकी बेटी है? इल्तुतमिश की बेटी है। ठीक है,
मुइजुद्दीन बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नासिरुद्दीन, क्या है नासिरुद्दीन, फिर कौन है रजिया सुल्ताना, मुइजुद्दीन बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद, नासिरुद्दीन महमूद, गयासुद्दीन बलबन, और कौन है कैकुबाद और क्यूमर्स। ठीक है बच्चों, तो आप इतना 11 नाम देख करके घबराइएगा मत, आपको पढ़ना कौन कौन सा है ये देखिए। पढ़ने के लिए आपको मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पहले से टिक लगाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये आपका गयासुद्दीन बलबन है, ये आपको पढ़ना अच्छे से। ठीक है बच्चों, और फिर इसके बाद आपको ये पढ़ना है रजिया सुल्ताना के बारे में जानना है, इल्तुतमिश के बारे में जानना है, और कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्ताना और बलबन, ये 4-5 लोगों के बारे में ही आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है बच्चों, ये हो गया नाम, अच्छे से याद कर लीजिएगा। बड़े बड़े परीक्षाओं में इनका आपका टर्म ही पूछ लिया जाता है, इनका मतलब इनका क्रम ही पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले कौन थे। तो मैंने एक छोटा सा देखिए यहाँ पे ट्रिक बनाया हुआ है, आइए देखिए। कुआं, क्या लिखा है, कुआं ई रुक रजिया मुई अला नाग कै क्व। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कुआं ई रुक रजिया मुई अला नाग कै क्व। कु से क्या हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या हो जाएगा, कु से क्या हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए यहाँ पे कु से कुतुबुद्दीन ऐबक, आ से आराम शाह हो जाएगा, आराम शाह, ई से क्या हो जाएगा, इल्तुतमिश। तो पहले याद हो गया कुआं, पहले 2 याद करिए, कुआं कुतुबुद्दीन ऐबक आराम शाह, क्लियर हो गया। कुआं है ना, गांव देहात में पानी पीते हैं कुआं, तो कु से कुतुबुद्दीन ऐबक, आ से आराम शाह हो गया। ठीक है, आ से आराम शाह, बचा ई रुक, कुआं ई रुक, ई से क्या हो जाएगा बच्चों, इल्तुतमिश। क्या हो जाएगा, ई से इल्तुतमिश, इतना याद हो गया। कुआं ई कुतुबुद्दीन ऐबक आराम शाह इल्तुतमिश। ठीक है, अब देखिए रुक, क्या हो गया, रुक, रुक से क्या हो जाएगा, रुकनुद्दीन फिरोज सॉरी, रुकनुद्दीन फिरोज। कुआं ई रुक, कुतुबुद्दीन ऐबक आराम शाह इल्तुतमिश और रुकनुद्दीन फिरोज। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए रजिया का नाम तो रजिया मैंने लिखा ही है, कुआं ई रुक रजिया। रजिया, रजिया मतलब रजिया सुल्ताना, रजिया मतलब रजिया सुल्ताना हो जाएगा। तो कुआं ई रुक रजिया, कुतुबुद्दीन ऐबक आराम शाह इल्तुतमिश रुकनुद्दीन फिरोज और रजिया सुल्ताना, ये हमको 5 नाम याद हो गए होंगे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। ये जो आपका और है, ये देखिए हो गया, और फिर आपका रजिया हो गया। और फिर बच्चों ये कैकुबाद क्यूमर्स, ये लास्ट वाला देख लीजिए, फिर आगे है मुई अला नाग, मुई अला नाग, मुई से क्या हो जाएगा बच्चों, मुई अला नाग। तो यहाँ पे देख लीजिए मुई अला नाग, मुई से क्या हो जाएगा, मुइजुद्दीन, मुई से क्या हो जाएगा, मुइजुद्दीन बहराम शाह। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक आराम शाह इल्तुतमिश रुकनुद्दीन फिरोज रजिया सुल्ताना। फिर आपका मुइजुद्दीन, याद रखिएगा, मुई से मुइजुद्दीन। ठीक है, अला से अलाउद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी वाला नहीं है, दूसरे अलाउद्दीन है, घबराइएगा मत कि ये अलाउद्दीन कहाँ से फिर आ गया नाम। तो ये आपके दास या गुलाम वंश के जो है शासक हैं मुइजुद्दीन, अला से अलाउद्दीन, मसूद शाह है, अलाउद्दीन खिलजी नहीं है, मसूद शाह। ना से क्या हो जाएगा, नासिरुद्दीन। ठीक है, नासिरुद्दीन, ग से क्या हो जाएगा बच्चों, गयासुद्दीन, नासिरुद्दीन, मुइजुद्दीन, अलाउद्दीन, नासिरुद्दीन और गयासुद्दीन, इतना याद हो गया। ठीक है, और कैकुबाद, और कै से क्या हो जाएगा, कै से क्यूमर्स, कैकुबाद और क्यूमर्स। ये देखिए यहाँ पर कैकुबाद और क्यूमर्स, ये है कैकुबाद और क्यूमर्स। ठीक है, तो इस तरीके से कुल आपके कितने हो गए शासक, 11 शासक हो गए। ठीक है, कैकुबाद और क्यूमर्स, इसको याद कर लीजिएगा। तो फिर एक बार फिर से बता देता हूँ, कुआं इरुक रजिया मुई अला नाग कैकुबाद और क्यूमर्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये एक्चुअली जो मोहम्मद गोरी था प्यारे बच्चों, मोहम्मद गोरी जो कि तराइन के जो 2nd युद्ध हुआ था, तो उसमें इसने किसको हराया था, पृथ्वीराज थर्ड को हराया था। तो ये एक्चुअली अपने साथ ये 3 अपने दासों को लेकर के आया था। कौन नाम था उनका, क्या नाम था, जो 3 दास आए थे उनका नाम था एलदौज, ठीक है, कुआचा, और कौन था बच्चों, ऐबक। ठीक है, तो जो ऐबक आपका दिल्ली सल्तनत में देख रहे हैं कि पहला शासक यही बनता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये किसका दास है, मोहम्मद गोरी का ही दास है। तो याद रखिएगा, मोहम्मद गोरी अपनी मृत्यु से पहले अपने तीनों प्रिय दासों को ऐबक को, कुआचा को और एलदौज को क्या किया था, 3 जगहों पे शिफ्ट कर दिया।
कि आप लोग अपना अपना ले लीजिए जगह और वहीं पर अपना राजपाट करिए। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ पर, डी मतलब दिल्ली से, कि आप दिल्ली वाला ले लीजिए, पूरा साम्राज्य क्षेत्र ले लीजिए और अब यहाँ पे शासन करिए। और जो सिंध वाला जो क्षेत्र था बच्चों, वहां पे कुआचा को, ठीक है, कुआचा को लगा दिया। और जो गजनी वाला जो जगह था, गजनी वाला जो प्रदेश था, वहां पे एलदौज को लगा दिया कि चलिए आप लोग यहीं पर अपना आप शासन आप लोग करिए। ठीक है बच्चों, ठीक है। और चलिए आगे देखते हैं। लेकिन ये भी याद रखिएगा, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, अपनी राजधानी दिल्ली में न बनाकर, क्या बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ, कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी राजधानी दिल्ली में न बना करके कहाँ बनाया था, ये लाहौर में बनाया था। कहाँ बनाया था बच्चों, ये लाहौर। ठीक है, लाहौर कहाँ पड़ता है, वर्तमान में लाहौर कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। अगर हम ऐसे देखेंगे दूरी कहाँ पर है लाहौर की, तो आप अमृतसर गए होंगे, नहीं गए होंगे तो बाद में जाएंगे, भविष्य में जाएंगे। तो जो अमृतसर है, अमृतसर से आप 12-15 किलोमीटर और जाएंगे तो आपका बाघा बॉर्डर पड़ता है। क्या बच्चा, क्या पड़ता है प्यारे बच्चों, बाघा बॉर्डर पड़ता है। और बाघा बॉर्डर से फिर आप 30-35 किलोमीटर जाएंगे तो आपका लाहौर पड़ता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है, अगर आप अमृतसर से बात करें तो अमृतसर से आपका जो आपका लाहौर है, ज़्यादा नहीं है, मोटी मोटा 45 से 50 किलोमीटर ही पड़ेगा। तो ठीक है, तो वहीं पर आप कौन शासक करते थे, ये कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है बच्चों, ये कुछ स्थापत्य के बारे में देख लेते हैं, स्लाइड आई है तो देख ही लेते हैं। ये कुतुबुद्दीन ऐबक ये किस वंश के थे, तो क्या बताएंगे, कुतुबी वंश के थे। कुतुबी वंश के ये शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। और वान अल मल्ली सिर्फ अपने एक ही हुए, ऐसा नहीं कि इसमें और कुतुबी वंश में और भी शासक हुए, सिर्फ अपने और अकेले। और इन्होंने क्या निर्माण कराया था, दिल्ली में किसका निर्माण कराया था, कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। और इसके बाद दिल्ली में ही प्यारे बच्चों कुतुब उल इस्लाम, क्या लिखा है, कुतुब उल इस्लाम, जो कि ये दिल्ली की पहली मस्जिद थी। इसके पहले दिल्ली में कोई मस्जिद वगैरह नहीं था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में सबसे पहली मस्जिद क्या बताया, कुब्बत उल इस्लाम, क्या नाम बच्चों, कुब्बत उल इस्लाम पहली मस्जिद बनवाया था, कुतुब मीनार बनवाया था। और फिर 2.5 दिन का झोपड़ा, ये कहाँ बना हुआ है, अजमेर में। ये 2.5 दिन का झोपड़ा जो है कुतुबुद्दीन ऐबक साहब ने कहाँ बनवाया था, अजमेर में। ठीक है, अजमेर कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। ठीक है, तो याद रखिएगा। और ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा था प्यारे बच्चों, यही पर बता दो आप लोगों को, यह कितने दिनों में बन के तैयार हुआ था, 2.5 दिनों में बन के तैयार हुआ था। तो ऐसा नहीं कि 2.5 दिन में, 2.5 दिन में कैसे बन जाएगा भाई, उसके पिलर बनेंगे, वो सारा इस पे छत लगेगी, उसमें और नक्काशी वगैरह होगा, कैसे क्या है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो कुतुबुद्दीन ऐबक साहब ने बनवाया हुआ था, तो 2.5 दिन में बना तो दिया, लेकिन पहले से वहां पर ऐसी मान्यता है, ऐसी लोगों के विचार है कि वहां पर पहले जैनिज्म के जो है कि वहां पे पूजा स्थल हुआ करते थे। यहाँ पे संस्कृत आपके विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। तो उसी के कुछ और हिस्सों को तोड़ करके कुतुबुद्दीन ऐबक साहब ने अपने फोर्स को लगा करके उसको एक 2.5 दिन का झोपड़ा या मस्जिद उसको बोल लीजिए, मस्जिद, झोपड़ा यहाँ पर लिखा हुआ, झोपड़ा से कहने का मतलब झोपड़ा नहीं है, एक प्रकार की मस्जिद है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से उसका निर्माण करवाया गया था। आइए आगे देखते हैं। चलिए गुलाम वंश के बारे में देख लेते हैं। अब गुलाम वंश का जो कुतुबुद्दीन ऐबक साहब है, इनका शासनकाल कहाँ से शुरू होता है, याद कर लीजिए, 1206 से लेकर के 1210 तक, 1210 से लेकर के 1200। आइए बच्चों आगे देखते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर के, कुतुबुद्दीन ऐबक साहब ये 1200, चलिए कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर के 1210 तक इनका शासनकाल रहा है। कुतुबुद्दीन ऐबक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों, चंद्रमा का देवता। याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, चंद्रमा का देवता। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का दास था। किसका दास था, मोहम्मद गोरी का दास था, बता चुका हूँ। इसने गोरी की तरफ से, कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गोरी की तरफ से तराइन के द्वितीय युद्ध में भागीदारी की थी। ठीक है, दिल्ली जो तराइन का जो युद्ध हुआ था, उसमें क्या किया था, इसने भाग लिया था। किसने भाग लिया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। ऐबक दिल्ली का पहला शासक है, लेकिन उसने सुल्तान की उपाधि न धारण करके स्वयं को मलिक या सिपह सलार के रूप में उपाधि से संतुष्ट था। कहने का मतलब यह है बच्चों कि यह जो कुतुबुद्दीन ऐबक साहब थे, इन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया। इन्होंने क्या किया, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। तब क्या की, तब अपने आप को मलिक
मलिक और सिपह सलार के रूप में उन्होंने अपना वो किया। ठीक है, याद रखिएगा कि अभी हमें राजा है वहां के, मतलब शासन कर रहे, शासक के रूप में है कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन स्वयं को सुल्तान नहीं घोषित किया कि नहीं मैं ही सुल्तान हूँ, मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, है खुद सर्वे सर्वा, लेकिन उन्होंने अपने नाम के आगे मतलब ये मलिक के रूप में, मतलब इनको क्या किस रूप में जाना जाए, मलिक और सिपह सलार के रूप में। ठीक है, ऐबक की ऐबक की पील बख्श कहा गया क्योंकि यह हाथियों के आसानी से काम, पील बख्श, ये देख रहे हैं, पील, पील का मतलब भी क्या होता है बच्चों, हाथी होता है। क्या होता है, पील का मतलब भी होता है हाथी। तो ऐबक को क्या कहा गया, पील बख्श कहा गया क्योंकि यह हाथियों की सवारी बड़ी आसानी से, मतलब कोई भी पागल हाथी है, बिगड़ैल हाथी है, या किसी के बस में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो क्या हो गया, तो यह कितना भी खतरनाक हाथी हो, कितना भी पागल हाथी हो, कितना भी शैतान टाइप का हाथी हो, या किसी को मार काट रहा हो, क्या हो, अगर कुतुबुद्दीन ऐबक से सामना हो गया तो धीरे से क्या हो जाता था, शांत हो जाता था, बिल्कुल आसानी से उनको सवारी कर लेते थे। कौन, पील बख्श यानी कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, देखते हैं हम गांव में जैसे कोई जो बैल होता है या कोई गाय होती है या कोई खसी भी आप मान लीजिए ऐसे, तो देखते हैं कि हमेशा किसी को मारते फिरते रहते हैं, मतलब इधर उधर घूम के अगल बगल बच्चों को मारते हैं, या खेत में या गांव में अक्सर आप देखने को मिलता है। लेकिन उसी उन्हीं के घर का कोई एक ऐसा सदस्य होता है जिनको उस जानवर को उस व्यक्ति से पता नहीं क्या रिश्ता होता है कि जैसे उनका चेहरा वो देखेगा, सामने देखेगा, फिर क्या हो जाता है, वह देख करके साझे से लग रहा है कि बहुत पहले से इन दोनों का यार आना है। ठीक है, तो ये चीजें थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक साहब को पील बख्श इसलिए कहा गया क्योंकि वह हाथियों की सवारी बड़ी आसानी से कर लेते थे, चाहे वह हाथी किसी भी प्रकार का हो। ठीक है बच्चों, आगे और देख लेते हैं। और इन्हें एक और नाम से कुरान ख्वा, क्या नाम है, कुरान ख्वा भी कहा गया क्योंकि कुरान को सुरीली आवाज में गाता था। कौन गाता था, कुतुबुद्दीन ऐबक, होता है ना। इस प्रकार से रामायण है, रामायण में चौपाई है, छंद है, जो भी है चीजें, राम जी की सेना चली, देखिए कितना मीठा लगता है भजन गाना वगैरह। तो ठीक इसी तरीके से आपके कुरान ख्वा, कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान ख्वा के नाम से भी जाना जाता है। पील बख्श, कुरान ख्वा, इसलिए कुरान ख्वा के नाम से जाता था क्योंकि कुरान को ये सुरीली आवाज में, खूब मीठी आवाज में गाते थे। ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाख बख्श इसलिए कहा जाता था क्योंकि यह उस समय में 1206 1210 के बीच में लाखों रुपए क्या करते थे, दान दे देते थे। कोई गया, माई बाप मेरी बेटी का शादी पड़ा हुआ है या कुछ भी समस्या है, इस तरीके से, तो सब जुट जाते थे, अपना दरबार जब इनका लगता था तो अरे लाखों रुपए उस समय में और क्या करते थे, दान करते थे। लाख लाख बख्श मतलब, लाख बख्श मतलब दान देना, यानी कि लाखों रुपए दान। लाख बख्श कुरान ख्वा पील बख्श किसे कहा जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। ऐबक ने हातिम ऐबक ने हातिम सेकंड नामक धार्मिक पदवी भी ग्रहण की थी। हातिम सेकंड, ठीक है, जानते रहिए, हातिम सेकंड नामक धार्मिक पदवी ग्रहण थी। ऐबक ने दिल्ली को नहीं बल्कि लाहौर को राजधानी बना। मैं पीछे बात कर चुका हूँ, दिल्ली में इसलिए नहीं बना क्योंकि इनके और साथी थे, कुआचा था और कौन था, एक और थे ना। तो कहने का मतलब है कि इनको, जिनके और दो साथी जो दास थे, इनको उन्हीं से डर था। एलदौज और जो कुआचा थे, इनको डर था कि सब कभी भी हमला कर सकते हैं, इसीलिए दिल्ली में न रह करके कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी किसको बनाया था, लाहौर। लाहौर थोड़ा उन दोनों के पास में सिंध प्रांत के थे, और कहाँ था, गजनी का था वो। तो कहने का मतलब है इसीलिए अपनी राजधानी कहाँ बनाया, लाहौर। राजधानी बना करके शासन करने प्रारंभ कर दिया क्योंकि दिल्ली में दिल्ली को जो दिल्ली जहां पर शासक थे, दिल्ली को सिंध और गजनी के शासक से सुरक्षित रखना चाहता था। कौन चाहता था, कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे देखिए, मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब हुई। मोहम्मद गोरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में हुई। यह अपनी मृत्यु से पहले अपने साम्राज्य का विभाजन कर चुका था। इसने गजनी का शासक, कहाँ का बच्चों, गजनी का शासक ताजुद्दीन, एलदौज का पूरा नाम यह है बच्चों, ध्यान रखिए। गजनी का शासक किसको बना के गए थे मोहम्मद गोरी, एलदौज का पूरा नाम ताजुद्दीन एलदौज। मेरे साथ 2-3 बार बोलिए, ताजुद्दीन एलदौज, ताजुद्दीन एलदौज, ताजुद्दीन एलदौज, याद हो गया। ताजुद्दीन एलदौज को बनाया, कहाँ का शासक बनाया, गजनी का। और सिंध का शासक किसने बताया, नासिरुद्दीन कुआचा को। सिंध का, जो सिंध था ना, अभी मैप से दिखाए थे आपको,
तो सिंध का शासक किसको बनाया? नासिरुद्दीन कुआचा को बनाया। और गजनी का शासक किसको बनाया? ताजुद्दीन एल्दौज को। जबकि दिल्ली का कुतुबुद्दीन ऐबक को। इसके बारे में तो हम चर्चा कर ही रहे हैं, आइए आगे देखते हैं। ऐबक ने इन दोनों शासकों के साथ वैवाहिक संबंधों को अपनाकर अपनी गतिविधियों को दूर किया। कहने का मतलब यह है कि जानता था कि हमारे पर कभी भी दोनों हमला कर सकते हैं, एल्दौज और कुआचा, तो इन्होंने क्या किया कि इनके साथ अपना ये वैवाहिक संबंध स्थापित किया। किसने 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 संबंध स्थापित किया? ये आपके कुतुबुद्दीन ऐबक साहब ने। अभी मत पूछेगा कि अपनी शादी की है कि अपने लड़का की, लड़की की। भाई वैवाहिक संबंध है, ठीक है, किसी से शादी अपना संबंध बनाए होंगे वहां पे, एल्दौज से और कुआचा से, तो बना करके इन्होंने क्या किया? गतिरोधों को दूर कर लिया। ऐबक के स्थापत्य संबंधी कार्य, ठीक है। क्या ऐबक ने दिल्ली के मेहरौली एक जगह है दिल्ली में, वहीं पर 1199 ईस्वी में सूफी संत ख्वाजा बख्तियार काकी, ये नाम याद रखिएगा। जो नहीं पढ़ा रहता है तो अच्छा कुतुब मीनार है तो कुतुबुद्दीन ऐबक बनाया होगा, ठीक है, बनाया, लेकिन किसकी याद बनाया? तो कुतुब मीनार और कुतुबुद्दीन ऐबक, सोचेंगे अपने नाम पर ही बनवाया, लेकिन ऐसा नहीं बच्चों। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली के मेहरौली, जगह भी याद रखिएगा, मेहरौली का लौह स्तंभ भी है वहां पर, 1199 ईस्वी में सूफी संत ख्वाजा बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था, ठीक है। आगे देखिए। लेकिन जब 1210 ईस्वी में पोलो खेलते समय ऐबक के घोड़े से मृत्यु हो गई, 1210 ईस्वी में पोलो एक प्रकार का खेल होता है, खेलते समय घोड़े से, ये क्वेश्चन छोटे छोटे एग्जाम में बहुत पूछता है कि ऐसा कौन सा शासक था जिसकी घोड़े से गिर करके मृत्यु हुई थी, या पोलो खेलते समय मृत्यु हो गई थी, ये छोटे छोटे एग्जाम्स में बहुत पूछता है। तो क्या बताएंगे? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है बच्चों, कुतुबुद्दीन ऐबक की, या चौगान इसी को बोलते हैं, चौगान पूछ दे, या पोलो खेलते समय, या घोड़े से गिर कर मृत्यु हो गई, कब हुई थी? 1210 ईस्वी में मृत्यु के हो गई। इसके निर्माण कार्य में इल्तुतमिश ने पूरा किया है। अभी आगे बताएंगे इसके डिटेल हम, चलिए आगे देखते हैं। इल्तुतमिश ने पूरा कराया, कहने का मतलब यह है कि 1999 में ही आपका एक काम शुरू हो गया था। कुतुब मीनार का निर्माण 1999 में शुरू किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक साहब ने 2 मंजिला बनाया ही था, तभी 1210 में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। आगे चलिए। इसके पहले दूसरे तल का निर्माण ऐबक ने करवाया था, ठीक है। मतलब कुतुब मीनार में कितने तल होते हैं? 5 तल हैं। कितने हैं? 5 फ्लोर्स हैं, ठीक है। तो पहले और दूसरे तल का निर्माण किसने किया था बच्चों? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तीसरे और चौथे तल का निर्माण किसने किया था? इल्तुतमिश ने। और चौथे तल का पुनर्निर्माण और 5वें तल का निर्माण फिरोज तुगलक ने करवाया था। अभी आगे बताएंगे, देख लीजिएगा। इसके आंगन मकसूरा का विस्तार कार्य अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था और स्मिथ ने करवाया था। स्मिथ और अलाउद्दीन खिलजी दोनों ने मिलकर के इसके मकसूरा का निर्माण कराया था, ठीक है बच्चों। इसके पुनर्निर्माण में सिकंदर लोधी भी संबंधित है। इसके पुनर्निर्माण में सिकंदर लोधी भी संबंधित है। आइए देख लेते हैं। कहने का मतलब है, ये मान लीजिए किसका आपका चित्र बना हुआ है? ये कुतुब मीनार का, ठीक है बच्चों। ये देखिए, ये पहला फ्लोर और दूसरा फ्लोर, ठीक है। ये किसने बनवाया था? केबीए मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, ठीक है। अब इसके बाद ये आपका ये जो 3 नंबर है और फिर क्या है? 4 नंबर है। ये 3 नंबर और 4 नंबर का जो फ्लोर है किसने बनवाया था? आईएम का मतलब हो गया इल्तुतमिश ने, ठीक है। और याद रखिएगा, जो चौथा जो मंजिला था, इस पर आकाशीय बिजली गिर जाने से ये क्षतिग्रस्त हो गया था। एक कुतुब मीनार का एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 मंजिला। तो जो चौथा मंजिला था, इसको क्या हुआ? आकाशीय बिजली गिरी और ये क्षतिग्रस्त हो गया। तो फिरोज शाह तुगलक साहब ने क्या किया था? इस चौथे मंजिले को उसका पुनर्निर्माण करवाया। उसके बाद उन्होंने सोचा कि एक मंजिला हम भी बनवा देते हैं। तो ये कुल मिलाकर के कितने मंजिल हो गए? 5 मंजिल। तो क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि कुतुब मीनार में कुल कितने मंजिलें हैं? तो क्या बताएंगे? 5 मंजिलें। पहले और दूसरे मंजिल का निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक साहब ने। तीसरे और चौथे का इल्तुतमिश ने और 5वें का फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। आगे देखते हैं। और एक मकसूरा, ये देख रहे हैं जो आपका ये जो पहला जो मंजिल है, इसके नीचे देखेंगे यहाँ पर बच्चों गेट लगा हुआ है। गेट हालांकि सबको जाने का यहाँ पर इजाजत नहीं होता है, बहुत खास लोग ही जा सकते हैं। ऐसे बच्चे जो रिसर्चर होते हैं, हिस्ट्री वगैरह से रिसर्च करते हैं, तो उनके जाने का परमिशन होता है। तो यहीं पर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या बनाया था? एक मकसूरा बनाया था, एक बैठका टाइप का बनाया हुआ था।
ठीक है, आइए आगे देखते हैं। नीचे से ऊपर की तरफ चौड़ाई क्या होती है बच्चों? घटती है। निश्चित रूप से नीचे से ऊपर दर्जन क्या होता है? चौड़ाई क्या होती है? घटती जाती है। ठीक है। कुतुब मीनार के परिसर को कुतुब परिसर के नाम से जाना गया। इसी के पास अलाई दरवाजा, कौन सा दरवाजा है? मतलब कुतुब मीनार के पास ही अलाई दरवाजा और कुब्बत इस्लाम मस्जिद, और जिसको और इलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया था। सीधी सी बात आप जानते हैं पहले से कि अलाई दरवाजा किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। और कुब्बत इस्लाम मस्जिद भी किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो कहाँ पर है ये सब? कुतुब मीनार के पास में ही है। कहने का मतलब ये हुआ कि कुतुब मीनार के पास में ही अलाई दरवाजा और कुब्बत इस्लाम मस्जिद भी है। किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। ठीक है बच्चों, आइए। ऐबक ने दिल्ली की पहली मस्जिद ऐबक ने कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली की पहली मस्जिद कुब्बत उल इस्लाम का निर्माण करा था। मैं चर्चा कर चुका हूं इसके बारे में। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा भी, मस्जिद भी बनवाया था। झोपड़ा है ना, तो झोपड़ा नहीं बल्कि क्या है, वो मस्जिद है। तो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा, मस्जिद भी बनवाया। इसका निर्माण 2.5 दिन के समन्वय में किया गया, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोपड़ा या मस्जिद कहा जाता है। ठीक है बच्चों, आइए आगे देखते हैं। अब इसके बाद अब आता है शासनकाल किसका आता है? आराम शाह का। ठीक है। नंबर 2 पे कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुआं बताए थे ना, कुआं ई, तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो गए। आ से आ गया आराम शाह, जैसा कि नाम से मालूम है आराम शाह। आराम शाह भाई साहब करते क्या थे कि रात को तो आराम करते ही थे या दिन में भी आराम करते थे। तो इसीलिए अब जैसा कि हम लोग कहते हैं ना कि नाम का प्रभाव पड़ता है, तब इनका नाम इनके मम्मी पापा पता नहीं क्यों आराम शाह रख दिए। ठीक है। रात में भी आराम, दिन में भी आराम, हमेशा आराम ही आराम। राजा तो थे ही। तो कहने का मतलब है, लेकिन यह दिल्ली की जनता इनसे खुश नहीं थी। दिल्ली की जनता के लिए क्या घट रहा है, क्या बढ़ रहा है, किसकी क्या आवश्यकता है, हमें और क्या विस्तार करना चाहिए, इसके बारे में भाई साहब कुछ सोचते वोचते नहीं थे। अब इसी समय क्या थे, इल्तुतमिश उनके शासनकाल में इनके दिल्ली में ही रहते थे, एक गुलाम के रूप में काम करते थे, रहते थे। तो इनको लगा यार ये तो कमजोर है, इसको तो अगर हम अपनी थोड़ा सा अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करें, अपनी सेना बना ले, अंदर ही अंदर अपना एक मजबूती के साथ अगर इसके साथ लड़े तो क्या हो जाएगा, आराम शाह को मैं पराजित कर सकता हूं और इसके बाद दिल्ली का शासक बन सकता हूं। और अपने इसी मंतव्य के अनुसार इल्तुतमिश ने यही काम किया। तब देखिए आगे, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गुलाम वंश का शासक आराम शाह बना, बिल्कुल सही है। लेकिन इसको दिल्ली के समीप युद्ध के युद्ध में, युद्ध एक जगह है दिल्ली के समीप, युद्ध के युद्ध में 1210 ईस्वी में, मतलब ये आराम शाह 4 या 5 महीने ही अपना शासक कर पाया था। तब तक इल्तुतमिश ने घात लगाया बैठा था। युद्ध के युद्ध में 1210 ईस्वी में इल्तुतमिश ने इसको क्या कर दिया, पराजित करके इसकी हत्या कर दी। और इस घटना के बाद इल्तुतमिश गुलाम वंश का कौन सा शासक बन गया? तीसरा शासक। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा आराम शाह और तीसरा इल्तुतमिश। ठीक है, थोड़ा सा इल्तुतमिश के बारे में देख लेते हैं बच्चों। इल्तुतमिश इल्तुतमिश के बारे में ये आप जान जाइए कि इल्तुतमिश ये क्या है, इसको क्या बुलाता है? दासों का दास कहा जाता है। मोहम्मद गोरी का दास कौन था? मोहम्मद गोरी का दास कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक का दास कौन था? इल्तुतमिश। तो इसका दास ये हुआ, मोहम्मद गोरी का दास कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ, और कुतुबुद्दीन दास कौन सा हुआ बच्चों? इल्तुतमिश। ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? दासों का दास। क्या बोलते हैं? दासों का दास। ठीक है, इस तरीके से। आइए आगे देखते हैं। तो इल्तुतमिश तीसरा शासक था, बिल्कुल सही है। शासनकाल कब से शुरू हुआ? वही 1210 से लेकर के 1236। ठीक है, तो लगभग 26 साल इन्होंने शासन किया दिल्ली पे। तो बहुत लंबा समय होता है भाई। निश्चित रूप से अगर कोई लंबा समय काम कर रहा है तो अच्छा काम कर रहा होगा अपनी प्रजा के लिए, इसलिए तो लंबा समय तक शासन कर पा रहे हैं। तो दिल्ली पे शासन करना मामूली बात नहीं है। इल्तुतमिश गुलाम वंश का तीसरा शासक था। इल्तुतमिश का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? साम्राज्य का स्वामी। साम्राज्य का स्वामी, और स्वामी के रूप में उन्होंने काम भी किया। इल्तुतमिश मुइजू वंश का शासक था। किस वंश का? मुइजी वंश का शासक था। इसके वंश शमसी भी का, इसके वंश को शमसी अगर पूछ ले कि इल्तुतमिश किस वंश से बिलोंग करते थे तो क्या बताएंगे? मुइजी वंश या शमसी वंश भी कहा गया। मेरे साथ 2-3 बार बोल लीजिए, मुइजी वंश, शमसी वंश। मुइजी वंश का शासक था, इसका वंश शमसी भी कहा जाता है। शमसी वंश या मुइजी वंश सब एक ही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तराइन का, ये आपका देख लीजिए एक्चुअली, हाँ ठीक है। तराइन का तृतीय युद्ध। ठीक है बच्चों, तराइन का तृतीय युद्ध देख लेते हैं कहाँ पर कैसे क्या हो रहा है।
तराइन का तृतीय युद्ध 1215 से लेकर के बच्चों 1216 तक, ये सब रटना पड़ेगा। देखिए सन तो आपको याद करना पड़ेगा। तराइन का तृतीय युद्ध 1215 से लेकर 1216 तक, ठीक है, 1 साल चला है। इस युद्ध में इल्तुतमिश ने गजनी के प्रसिद्ध शासक ताजुद्दीन इल्दौज को पराजित कर दिया। जब इल्तुतमिश जब शासक बना तो इसको देखा कि आपका सिंध में कुआचा है और आपका गजनी में इल्दौज है, तो ये हमारे लिए खतरा है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि कहा कि खतरे के साथ हम जी नहीं सकते, इन लोगों को अगर हटा ही देते हैं तो ठीक रहता है। तो इल्तुतमिश और इल्दौज के बीच में क्या होता है, गजनी के प्रशासक इल्दौज में पराजित किया। वहां पर अपनी सेना और बढ़िया सेना लेकर, नंबर 1 की सेना ले आकर के इन्होंने क्या किया, गजनी के शासक इल्दौज को, ताजुद्दीन गज को क्या किया, पराजित कर दिया। पराजित करने के बाद इसने ये देखा कि जो सिंध का शासक था, कुआचा था, ये भी फड़फड़ा रहा था। इसको सोचा कि अब मैं भी इसके पर हमला करूंगा, क्योंकि दिल्ली शासक को बनाया था। तो ये इल्तुतमिश क्या किए कि नहीं, अच्छा तुम फड़फड़ा रहे हो, चलो मैं ही आता हूँ। तो उनके आने से पहले, मतलब कुआचा के आक्रमण करने से पहले ही आपके इल्तुतमिश ने अपनी भारी भरकम सेना लेकर के सिंध पर ही हमला करके कुआचा का भी काम धाम समाप्त कर दिया। ठीक है बच्चों, इल्तुतमिश ने इस घटना के बाद सिंध के शासक, वही चीज बता रहा जो, इल्तुतमिश ने इस घटना के बाद सिंध के शासक नासिरुद्दीन कुआचा के ऊपर आक्रमण कर दिया। फलतः इसने सिंध नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। जब देखा कितनी भारी सेना आ रही है, तो ये जो नासिरुद्दीन कुआचा था, ये क्या किया, भागते भागते सिंधु नदी के पास पहुंचा और उसी पे उसने कूद करके क्या कर ली, आत्महत्या कर ली। ठीक है, कौन कर लिया, कुआचा की, अल्लौज की, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुआचा ने सिंधु नदी में कूद करके अपनी आत्महत्या कर ली। इसलिए विदेशों से मिलने वाली दोनों शक्तियों को समाप्त, जो विदेशों से जो उनको चैलेंजेस मिल रहे थे, ये चैलेंजेस क्या हो गए, अब समाप्त हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हो गया। अब हम जो मंगोल आक्रमण का खतरा है, अब हम आपसे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आशा करता हूं कि समझ में आ रहा होगा सारी बातें। ठीक है, अगला वीडियो में हम बताएंगे। और ठीक है बच्चों, ठीक इसी तरीके से आप लोग खूब पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। आशा करता हूं कि आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।